सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, एज यू कैन सी द क्वेश्चन इज़ रिटन ओवर हियर. इसमें बात क्या हो रही है कि आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज के बीच में रिलेशन बताया गया है. तो ये रिलेशन आफ्ताब ने बताया है अपनी बेटी को, और वो इस तरीके से बताता है कि जिस टाइम पे वो रिलेशन बता रहा है अपनी एज का, उससे 7 ईयर्स बिफोर उन दोनों की एज में क्या रिलेशन था, एंड जिस टाइम पे वो रिलेशन बता रहा है उसके 3 ईयर्स आफ्टर उन दोनों की एज में क्या रिलेशन था. जैसे कि गिवन है, आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर दैन. ओके, तो जिस टाइम पे वो एज रिलेशन बता रहा है तो वो अपने 7 साल पहले का रिलेशन बता रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम था. ओके, अगर उसकी बेटी 6 ईयर्स की थी बिफोर 7 ईयर्स, ओके 7 ईयर्स बिफोर अगर उसकी बेटी 6 ईयर की थी तो फादर की एज कितनी थी, अपनी डॉटर की एज अगर 6 ईयर है तो फादर की एज कितनी थी, डॉटर की एज का 7 टाइम. ओके, यानी कि 42 ईयर्स थी. ओके, अब ये बोला है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी. ओके, अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये तो 7 ईयर्स बिफोर की है. प्रेजेंट सिचुएशन में जब आगे के 3 ईयर्स की बात की जाए, प्रेजेंट करंटली जब वो अपनी डॉटर को एज का रिलेशन बता रहा है, उस टाइम के 3 ईयर्स आफ्टर उसकी एज, फादर की एज कितनी हो जाएगी, अपनी डॉटर की एज की 3 टाइम्स होगी. ओके, जैसे कि अगर 3 ईयर्स आफ्टर किसी की एज अगर 10 ईयर्स हो तो उसकी एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स, मतलब 3 × 10 = 30, मतलब वो क्या होगा 30 ईयर्स का होगा. इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है प्रेजेंट टाइम के 7 ईयर्स बिफोर के एज का एंड प्रेजेंट टाइम के 3 ईयर्स आफ्टर की एज का. ओके, और किसकी एज पे रिलेशन दिया हुआ है, फादर की एज का और उसकी डॉटर की एज का. अब ना तो हमको फादर की एज पता है और ना ही हमको किसकी एज पता है, डॉटर की एज पता है, लेकिन रिलेशन हमें किसके बीच में बनाना है, इन दोनों की एज के बीच में हमें रिलेशन बनाना है. तो इसके रिलेशन को बनाने के लिए हमें इनकी एज का पता होना ज़रूरी है. तो हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ आफ्ताब एट प्रेजेंट. प्रेजेंट में आफ्ताब की एज हमने मान लिया x ईयर्स है, एंड एज ऑफ डॉटर एट प्रेजेंट = y ईयर्स. ओके, क्योंकि हमको इन दोनों की एज के बीच में रिलेशन बनाना है, इसलिए हमें इन दोनों की एज को लेट करना पड़ेगा. तभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी एज की इंफॉर्मेशन से इक्वेशन को बना सकते हैं. ओके, तो अब इससे इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, पहले बात करते हैं 7 ईयर्स एगो की. ओके, तो अगर प्रेजेंट टाइम पे वो x ईयर्स का है तो 7 ईयर्स बिफोर क्या हो जाएगा, वो x - 7 ईयर्स. ओके, 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स पहले की बात करें हम तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज = कितनी होगी, जितना वो अब है प्रेजेंट है उसमें से वो क्या होगा 7 ईयर्स छोटा होगा. 7 ईयर्स छोटा होगा मीन्स 7 ईयर्स वो कम होगा 7 ईयर्स बिफोर. तो हम क्या कर देंगे, x की जो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है x, उसमें से 7 माइनस कर देंगे, जिससे उसकी 7 ईयर्स बिफोर की एज आ जाएगी, एंड दैट विल बी x - 7 ईयर्स. ओके, एंड सेम जब 7 ईयर्स बिफोर हम आफ्ताब की एज की बात कर रहे हैं तो डॉटर की एज भी क्या होगी 7 ईयर्स बिफोर, जो इसकी प्रेजेंट एज है उससे 7 ईयर्स कम होगी. तो जो डॉटर की एज हो जाएगी,
डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है y ईयर्स, y में से आप 7 को माइनस कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी y माइनस 7 ईयर्स। ओके, अब देखते हैं कि जो 7 ईयर्स पहले जो इन दोनों की एज थी उसके बीच में क्या रिलेशन गिवन है। आफ्ताब ने बोला है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर दैन, मतलब उस टाइम पे 7 साल पहले आफ्ताब क्या था, अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम था। ओके, आफ्ताब की एज कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है आपको अब क्या बनाना है, आफ्ताब की एज और डॉटर की एज के बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों की एज को इक्वल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो वो कैसे बनेगा कि आफ्ताब की एज कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, x माइनस 7। ओके, इसको हमें इक्वल बनाना पड़ेगा इसकी डॉटर की एज के। वो कैसे बनेगा, आफ्ताब ने बोला था कि 7 ईयर्स पहले मेरी जो एज है, आफ्ताब की जो एज है वो डॉटर की एज की कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो उसकी डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7। इसका 7 टाइम कर देंगे तो क्या आएगी आपको, आफ्ताब की एज आएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डॉटर की एज की का 7 टाइम थी किसकी, आफ्ताब की एज, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है वो 7 ईयर्स बिफोर x माइनस 7। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, इक्वल साइन लगा देंगे, क्योंकि जब तक इक्वल नहीं आएगा तब तक इक्वेशन नहीं बनेगी। और हमें क्या करना है, आपको इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जब आप इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अगर प्रेजेंट एज आफ्ताब की x ईयर्स है और डॉटर की एज प्रेजेंट y ईयर्स है, तो 7 ईयर्स बिफोर इन दोनों की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 ईयर्स, एंड डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7 ईयर्स। अब हमारे अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज कितनी है, उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम। तो बात तो हम दोनों साइड में किसकी एज की कर रहे हैं, आफ्ताब की एज की कर रहे हैं। दैट्स मीन ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी, जिससे आपको क्या मिलेगी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 multiply 7 equal to 49. Okay, now we will move the all variable to left hand side. We get x minus 7y equal to minus 49 plus 7, जिससे आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, x माइनस 7y, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस 42। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस 42 इक्वल टू 0। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अब उसके बाद इन्होंने सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस कंडीशन को अप्लाई करके हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। लाइक आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, वो अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम्स होगा, कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ हम कब की बात कर रहे थे, हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे थे। तो प्रेजेंट टाइम से 7 ईयर्स बिफोर लिया था तो x माइनस 7 लिया था। अब अगर प्रेजेंट टाइम से 3 ईयर्स आफ्टर लेंगे तो हम क्या लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, 3 साल और बड़े हो जाएंगे। तो प्रेजेंटली अगर वो x ईयर्स के हैं तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, x प्लस 3 ईयर्स। प्रेजेंटली अगर डॉटर y ईयर्स है तो 3 ईयर्स आफ्टर क्या हो जाएगी, वो y प्लस 3 ईयर्स। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं हम आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स, एंड डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर की एज क्या है, y ईयर्स, तो ये हो जाएगी आपकी y प्लस 3 ईयर्स।
ओके अब आपको पता चल गया कि 3 इयर्स बाद इन दोनों की एज इतनी होगी, आफ्ताब की होगी x+3 एंड डॉटर की एज होगी y+3। लेकिन आफ्ताब ने अपनी एज को रिप्रेजेंट किया है किसमें, डॉटर की एज की फॉर्म में। मतलब उसने अपनी एज नहीं बताई है कि मैं कितना था, उसने ये बताया है कि मैं तुम्हारे एज का 3 टाइम्स था। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख दीजिए। हमारे अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज कितनी होगी, x+3 ईयर्स। लेकिन आफ्ताब ने अपनी एज खुद नहीं बताई है, x+3 नहीं बताई है, आफ्ताब ने बताया है अपनी एज को अपनी डॉटर की एज की फॉर्म में। तो उसकी डॉटर की एज कितनी थी, y+3 ईयर्स थी। तो y+3 का वो कितना था, 3 टाइम्स था। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज की 3 टाइम्स थी। आफ्टर 3 इयर्स डॉटर की एज की वो कितनी थी, 3 टाइम्स थी। तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, y+3 × 3। और हमारे अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज 3 इयर्स आफ्टर कितनी हो जाएगी, x+3। तो दोनों किसकी बात कर रहे हैं, आफ्ताब की एज की ही बात कर रहे हैं आफ्टर 3 इयर्स। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी, जिससे हमें क्या मिलेगी, अपनी सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x+3 = 3y+9। ओके, यहाँ से इसको वेरिएबल्स को सेपरेट करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। देन वी विल गेट, यहाँ पे +3 है, यहाँ -3 = 0। देन यू गेट x - 3y - 6 = 0। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना था, मीन्स आपको उन दोनों की एज नहीं बतानी थी, आपको जस्ट इनको रिप्रेजेंट करना था एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना मतलब जो सिचुएशन इन्होंने इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में दी हुई है उसको मैथ की फॉर्म में शो करना यूजिंग द वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो हमने इसको मैथ्स की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर दिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जिससे हमारी 2 इक्वेशन आई, x - 7y + 42 = 0 एंड x - 3y - 6 = 0। ये रिप्रेजेंटेशन है अलजेब्रिकली। एंड नाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और अलजेब्रा को यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स कि आप कोऑर्डिनेट जो बनाएंगे इसमें आप क्या लेंगे, ये आपकी क्या है, x एक्सिस है और ये क्या है, आपकी y एक्सिस है। ओके, तो आप देखेंगे कि किन x और y के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, मीन्स x की वैल्यू के हम क्या रखें और y की वैल्यू क्या रखें, जिसमें से 6 सब्सट्रैक्ट करके ये क्या आ जाए, 0 आ जाए। x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, हम क्या निकालेंगे, वो पॉइंट्स निकालेंगे, और उन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है और कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, 2 यूज़ हुए हैं। तो इस इक्वेशन में अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है। दैट्स मीन उसका ग्राफ क्या आएगा, एक लाइन आएगा। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स को मिला के आप क्या बना सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं। तो हमें x और y की ऐसी 2 वैल्यूज़ लेनी होंगी जो क्या कर रही होंगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। इस इक्वेशन के लिए भी x एंड y के हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे एंड इस इक्वेशन के लिए भी हम x एंड y के 2 पॉइंट्स निकालेंगे, जिससे हमारा क्या हो, एक लाइन ड्रॉ हो और ये क्या हो, सिचुएशन क्या हो, आपकी ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट की जा सके। ओके, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप एक पॉइंट से कोई लाइन बनाएंगे तो आपके अकॉर्डिंग ये लाइन ये भी हो सकती है, इस पॉइंट से एक लाइन ये भी हो सकती है, इस पॉइंट से एक लाइन ये भी हो सकती है। ठीक है, तो मोर एक्यूरेटली आपको किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। आप ज़्यादा पॉइंट्स को यूज़ करके भी बना सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे लाए कर रहे होंगे। ओके, तो मिनिमम 2 से भी आपकी बन जाएगी और आपको वेरीफाई करना है कि आपकी ठीक है या नहीं। तो आप किसी थर्ड पॉइंट के लिए भी आप वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। अगर वो पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, दैट्स मीन कि आपकी लाइन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसके लिए टेबल बनाते हैं कि किस तरीके से हम x एंड y की वैल्यू रखकर इसको
ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टिल देन यू कैन कॉपी दिस. नाउ वी विल रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली. ओके, तो इसके लिए हमने क्या बनाई है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है. और जो आपकी दो इक्वेशंस थी जिनको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया था, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. ओके, ये क्या थी, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन था आपकी सिचुएशन का. तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे, x एंड y की वो वैल्यूज़ निकालेंगे जिससे क्या हो रही हो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x एंड y की वैल्यू रखने पर वो क्या आ रही हो, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही हो, मीन्स 0 आ रही हो. ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएबल को चूज़ कर लेते हैं. हम x को भी अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं और y को भी अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं. हम x को अगर चूज़ करके अपनी वैल्यू रखते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू निकालेंगे. क्योंकि देखो क्यों किया हमने ऐसा, x एक्सिस जो है आपकी ये है, y एक्सिस आपकी ये है. x एक्सिस पे आपकी नंबर लाइन पे आपके सारे के सारे रियल नंबर शो हो सकते हैं, आपने देखा है. तो किसी भी वैल्यू के लिए हम x की इनमें से इस नंबर लाइन पे, यहाँ मैंने 10 तक लिखा है, ये आगे भी आपकी होती है, सारे के सारे रियल नंबर x एक्सिस पे आते हैं. तो किसी भी रियल नंबर के लिए हम x की वैल्यू रख कर क्या निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे. तो उस रियल नंबर के लिए y की भी कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी. तो हम अपने अकॉर्डिंग x की वैल्यू रख लेते हैं इन इक्वेशन 1. x की हमने वैल्यू रखा x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 रखा तो ये आ जाएगा 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. अब जो ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन थी, एक वेरिएबल की वैल्यू रखने से ये सिर्फ 1 वेरिएबल की इक्वेशन बची है. 1 वेरिएबल की इक्वेशन से क्या होगा कि अब आप इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपका माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, जिससे आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, y आएगा आपका 42/7 यानी कि 6. ओके, तो आपने क्या किया, x को जब आपने 0 रखा तो उसके अकॉर्डिंग y क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. यानी इक्वेशन फर्स्ट के लिए x अगर 0 है तो y क्या है आपका 6 है. ओके, नाउ इसमें हम क्या रख देते हैं, x की अब कोई और वैल्यू रख देते हैं. लाइक x इक्वल टू मैंने रखा 7. आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं. मैंने 7 इसलिए लिया क्योंकि ये सारे के सारे ये जो है 7 के मल्टीपल्स हैं. तो यहाँ पे भी मैं अगर 7 रखूँगी तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो x इक्वल टू 7 लिया तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, जिससे ये आएगा माइनस 7y, 7 प्लस 42 कितना हो जाएगा आपका, ये 49 इक्वल टू 0, जिससे y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये 7 ज़ा 49. ओके, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी. मीन्स अगर x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में 7 रखती हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आएगी मेरी, 7 आएगी. ओके, तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को इक्वेशन 1 के लिए हम ग्राफिकली शो कर देते हैं. जब x की वैल्यू 0 है, x एक्सिस क्या है आपकी ये वाली, x की वैल्यू जब 0 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, 6 है. x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है, 6. यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0,6. आपको एक पॉइंट मिल गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 7. x एक्सिस पे देखेंगे 7 कहाँ है, यहाँ. x की वैल्यू जब 7 है तो y की वैल्यू क्या है, 7. तो यहाँ से आप y पे भी कितना चलेंगे, 7, और x पे भी कितना चले आप, 7. ओके, तो ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7,7. आप एक और पॉइंट ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, कोई भी 7 रख के भी ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है. अब मैं ले लेती हूँ अगर x इक्वल टू -7. 2 पॉइंट से भी आपकी इक्वेशन बन सकती है. देखो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया. अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ये भी ऐसे पीछे जाएगी और ये भी ऐसे आगे
जाएगी। इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हम कोई थर्ड पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं कि हमारी लाइन ठीक है या नहीं। जब हम थर्ड पॉइंट रखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि देखो ये लाइन पे बहुत सारे पॉइंट लाई करेंगे, तो उनमें से एक पॉइंट वो भी होगा जो हम रख के देखेंगे। लाइक सपोज हमने x इक्वल टू -7 रखा इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, -7 प्लस 42 इक्वल टू 0। तो इसको जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो ये आएगा -7y प्लस 35 इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यू क्या आई, 5। ओके, यानी x की वैल्यू अगर -7 है, x एक्सिस क्या है ये, x की वैल्यू अगर -7 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये कहीं यहाँ पे आ रहा होगा पॉइंट, वो इसी लाइन पे लाई करेगा। ओके, तो आप और भी पॉइंट जितने भी रखेंगे वो आपकी इसी लाइन पे लाई करेंगे, इसलिए हमें कम से कम 2 पॉइंट से हमारा काम चल जाता है। तो ये तो हो गई आपकी लाइन जो रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन 1 का। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 क्या है आपकी, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको रब कर देते हैं। नाउ इन इक्वेशन 2 हमने क्या रखा, x इक्वल टू 0 रखा। 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, जिससे आपकी 3y की वैल्यू क्या आएगी, -6, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, -2। ओके, तो जब हमने x इक्वल टू 0 रखा है, x इक्वल टू 0 रखा है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, -2। ओके, नाउ वी विल पुट नेक्स्ट वैल्यू, वो आप कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इक्वेशन में 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम x को भी ऐसा रखेंगे कि वो 3 का मल्टीपल हो, जिसकी वजह से क्या हो जाए, ये कैंसिल आउट होके एक आपका होल नंबर आ जाए। तो आप बाकी और कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखती हूँ 3। ओके, लेट x इक्वल टू 3, तो आपका ये क्या आएगा, 3 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका -3y माइनस 3 इक्वल टू 0। y इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से -1। ओके, तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -1। ओके, तो दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -2, यानी ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, -2। नाउ नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या है, -1। x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या है, -1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, -1। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनाई जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड। ओके, अगर आप इसको ठीक से ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन और ज़्यादा आपकी क्लियर आपको दिखाई देंगी। तो ये ऑब्वियसली पैरेलल तो नहीं होंगी, तो ये क्या हो गया, इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप कोई और पॉइंट रख के भी 3 का मल्टीपल कोई भी रख के, जैसे अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूँ, 6 माइनस 3y x इक्वल टू, अगर मैं 6 रख दूँ तो ये बन जाएगी 6 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, जिससे -3y क्या आएगा आपका, 0 आएगा, और y की वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी x इक्वल टू अगर 6 होगा, x इक्वल टू अगर 6 होगा तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी आपकी, 0 आ रही होगी। मतलब ये लाइन कहाँ से जा रही होगी आपकी, ये लाइन थोड़ा सा आपकी ऐसे जाएगी। ओके, तो जहाँ जब आप x इक्वल टू आपका 6 है तो y क्या है आपका 0। तो ये इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, पैरेलल तो नहीं दिख रही हैं, अगर ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रही होंगी वही जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, x एंड y की वैल्यू होगी। x एंड y क्या थे आपके, आफताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज थी,
ठीक है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो उन लाइन को आप आगे पीछे बढ़ा के देखना कि वो लाइन कहाँ कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे वो कट कर रही होंगी वही क्या होंगी, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ होंगी। हालांकि इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आपने देखा है कि हम इक्वेशन को एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि इक्वेशंस जो हैं उनकी आप ग्राफ ड्रॉ करें, जो कि आएगा एक लाइन आएगी, तो दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ आएगा वो 2 लाइन्स आएंगी। अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वही क्या होता है, इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ होती हैं, और हमारी सिचुएशन में जो हमने एक्स एंड वाई लिया होता है वही क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो इस केस में आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हो जाएगी। ओके, सो नोट इट डाउन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कोच है जिसने अपनी क्रिकेट टीम के लिए बैट एंड बॉल परचेज़ किए हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि उसने 3 बैट्स एंड 6 बॉल परचेज़ किए हैं, जिन्हें परचेज़ करके जो उसकी मनी स्पेंड हुई, खर्च हुई, वो कितनी थी आपकी 3900। ओके, इतने रुपए खर्च करके उसने 3 बैट एंड 6 बॉल खरीदे। सेकेंड सिचुएशन दे रखी है, बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। उसने क्या किया, एक और बैट खरीदा और 2 बॉल और ख़रीदी, ठीक है, जिससे उसका जो स्पेंड हुई मनी वो कितनी हुई आपकी 1300। आपको इस सिचुएशन को क्या करना है, अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप 2 आइटम खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपने क्या ख़रीदा है, बैट एंड बॉल ख़रीदे हैं, तो दोनों का प्राइस सेम तो नहीं होगा। बैट में उसने जो पैसे दिए होंगे, 3 बैट्स के जो पैसे दिए होंगे वो अलग दिए होंगे, और 6 बॉल के जो रुपीस दिए होंगे वो उसने अलग दिए होंगे, लेकिन उन दोनों को मिला के कितने रुपीस हो रहे हैं, उसके 3900 रुपीस हो रहे हैं। तो आपको 3 बैट्स के रुपीस पता होने चाहिए और 6 बॉल के रुपीस पता होने चाहिए। जब इन दोनों के रुपीस आपको पता होंगे तो उनको ऐड करके क्या आप लिख सकते हैं कि वो कितना होगा, आपका इतनी अमाउंट होगी, 3900 रुपीज़ होंगे। अब 3 बैट के रुपीज़ आपको कैसे पता चलेंगे, सबसे पहले आपको 1 बैट का पता होना चाहिए। 1 बैट का पता होगा तो आपको 3 बैट के रुपीज़ भी पता हो जाएंगे। 6 बॉल्स का पता करना है तो 1 बॉल का पता होगा तो 6 बॉल का भी पता चल जाएगा। अब आपको पता चल गया इसमें कि बैट एंड बॉल के प्राइस अलग अलग होंगे, यानी कि यहाँ पे भी आपकी 2 ऐसी अननोन क्वांटिटी हैं जो आपको नहीं पता। यहाँ से आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। तो हम लेट कर लेते हैं कि बैट का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, x रुपीज़ होगा, और बॉल का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, y रुपीज़ होगा। ओके, इसको सोल्यूशन में हम लिखेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 bat equal to ₹x, okay, and price of 1 ball equal to ₹y। ओके, हमने लेट कर लिया बैट एंड बॉल के प्राइस को अलग अलग। अब आपको दिया क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों को खरीदने में, बैट को और बॉल को खरीदने में उसकी इतनी मनी स्पेंड हुई है। कितने बैट खरीदे हैं उसने, 3 बैट, और बॉल कितने खरीदे हैं उसने, 6। तो आपको पता है कि अगर 1 बैट का प्राइस कितना है, x है, तो 3 बैट्स का कितना हो जाएगा, 3x। ओके, एंड 1 बैट बॉल का प्राइस कितना है, y है, तो कितनी बॉल की ली है, 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y। ओके, ये प्राइस हो गया कि जितना उसने 3 बैट को ख़रीदने में स्पेंड किया, और ये प्राइस हो गया जितना उसने 6 बॉल को ख़रीदने में स्पेंड किया। दोनों को पैसे को मिला दें हम तो वो कितना हो जाएगा, टोटल जो उसने इन दोनों पे रुपए खर्च करे हैं, दैट विल बी 3900। ओके, ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1। बहुत सिंपल है।
3 बैट एंड 6 बॉल, दो चीज़ों के आपको प्राइस अलग अलग लेट कर लेंगे, जिससे आपकी 3 बॉल्स की प्राइस आ जाएगा और 6 बॉल का प्राइस आ जाएगा। दोनों के प्राइस को मिला देंगे तो जो टोटल मनी उसने खर्च की थी इन दोनों को खरीदने में, वो आपकी कितनी दे रखी है उसको हम इसके इक्वल कर देंगे। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 1। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब क्या खरीदा है उसने, एक बैट खरीदा है, 1 बैट, यानी कि सिर्फ x रुपीज़ उसने खर्च किए होंगे, क्योंकि 1 बैट का प्राइस कितना है x रुपीज़। और कितनी बॉल्स खरीदी हैं, 2 बॉल्स खरीदी हैं, तो 1 बॉल का प्राइस y रुपीज़ है, कितनी खरीदी है, 2 बॉल्स खरीदी हैं, तो 2 बॉल्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 2y। ओके, वो बहुत सिंपल सी बात है, आप बचपन से करते आ रहे हैं। अगर आप एक टॉफ़ी 2 रुपये में ख़रीदते हैं तो 2 टॉफ़ी कितने में ख़रीदते हैं, 2 × 2 यानी 4 रुपीज़ में। ओके, तो उससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपको पता है कि बैट और 2 बॉल्स को ख़रीदने में उसने कितने रुपीज़ खर्च किए हैं, 1300। ओके, तो इन दोनों को मिला के जो उसकी मनी स्पेंड हुई है वो कितनी हुई है, 1300। तो ये दोनों का प्राइस प्लस करके कितने के बराबर आएगा, कितने के इक्वल आएगा, 1300 के लिए। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। इक्वेशन 1 के लिए आपको 2 पॉइंट्स निकालने हैं, इक्वेशन 2 के लिए आपको 2 पॉइंट्स निकालने हैं, और फिर क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो आप नोट कीजिए इसको। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन में कि जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, तो हमने जो इस पर स्केल लिया है वो भी आप 100 के गैप में लिया है। तो नंबर्स लाइक 100, 200, 300 ये आपके एक्स एक्सिस पे हो जाएंगे, और ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे हो जाएंगे। तो इसमें जब हम इक्वेशन 1 में अगर हम x की वैल्यू 100 रखते हैं, x की वैल्यू 100 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 300 + 6y = 3900, जिससे आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 600 आएगी। ओके, फर्स्ट केस में कितनी आएगी, वो 600 आएगी जब हम यहाँ पे x = क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। फिर सेम अगर हम x = क्या रखते हैं, 300 रखते हैं। 300 हमने इसलिए क्योंकि ये देखो आपको दिख रहा है कि 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम इसी के मल्टीपल्स को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, ग्राफ आपका सेम वही आएगा। x = 0 रख के भी आप निकाल सकते हैं y की वैल्यू, जैसे हमने पिछले केस में किया था। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और बेटर रहेगा कि आप खुद करके देखें अलग वैल्यूज़ लेकर। तो हमने जब यहाँ पे 100 रखा तो y की वैल्यू आई आपकी 600, x की वैल्यू अगर हमने 300 रखी तो y की वैल्यू आई आपकी 500। ओके, इन इक्वेशन 1। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं इक्वेशन 1 के लिए। x की वैल्यू अगर 100 है तो y की वैल्यू कितनी है, 600। तो ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे, जो होगा आपका 100, 600। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर आपकी x की वैल्यू आपकी 300 है, x की वैल्यू अगर 300 है तो y की वैल्यू कितनी है, 500। y की वैल्यू कितनी है आपकी, 500। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 300, 500। तो इससे जो लाइन बनेगी, इन पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनेगी उसको अगर हम आगे पीछे बढ़ा दिए जाएं तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ओके, तो ये क्या कर रही है, इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। इक्वेशन 2 में भी जब हमने वैल्यूज़ को रख के देखा 100 को, तो y की वैल्यू क्या आई, 600। आप रख के देख सकते हैं, अगर x = हम यहाँ पे 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 2y = 1300। यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1200, और y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 600। मतलब x की वैल्यू 100 रखने पर यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 600। तो दूसरे इक्वेशन के लिए भी फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, यही रहेगा। ठीक है, 100, 600। नाउ अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 300 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 500। आप रख के देख सकते हैं। सेकंड केस में भी जो इक्वेशन है उसके लिए यही पॉइंट आ रहा है कि x की वैल्यू 300 है और y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, उसके लिए 500। तो अब ये जो लाइन है फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी आपकी यही वाली लाइन होगी, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपकी क्या होगी, सेम लाइन होगी। मीन्स ये लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं।
ये क्या कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंसिंग लाइन होंगी। जैसे हमारा पिछले केस में क्या आया था, लाइन कुछ इस तरीके से थी, ओके। तो वो लाइन क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके कट करेंगी, ठीक है। दो लाइन जो होती हैं वो मैक्सिमम 1 पॉइंट पर ही कट कर सकती हैं। तो या तो वो कट करती हैं या वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, ठीक है। तो कट वाले में क्या था, आपका जो लाइन थी जहाँ पे कट कर रही थी वहाँ पे उनका 1 सोल्यूशन आ रहा था, मतलब जहाँ पे कट करेंगी वहाँ आपको x एंड y की वैल्यू मिलेगी, तो एक ही जगह कट करेंगी तो एक ही वैल्यू मिलेगी x एंड y की, ओके। सेकेंड सिचुएशन में क्या आ रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह x एंड y की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, ओके। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी जो x एंड y के लिए क्या होंगी, कॉमन होंगी। जैसे हमने यहाँ पे 2 निकाली कि ये दोनों इक्वेशन के लिए क्या है, कॉमन है, x एंड y की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है। लेकिन ये लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं, तो हर पॉइंट पे जो x एंड y की वैल्यू होंगी वो दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रही होंगी, सेटिस्फाई कर रही होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ये जो पॉइंट कॉमन है यही क्या होंगे, इसके सारे सोल्यूशन होंगे। यानी इस सिचुएशन में इसके सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, जिससे हर पॉइंट पे इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन आपको समझ में आई कि आपका 1 सोल्यूशन कब होता है और इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होता है, ओके। नाउ वी विल सी आवर थर्ड क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको सेम बैट एंड बॉल की तरह कंडीशन गिवन है कि दोनों के आपके अलग अलग प्राइस हैं और टोटल मनी दे रखी है, तो आपको इक्वेशन बनानी है। तो इस कंडीशन में क्या दे रखा है कि एप्पल के 2 kg के प्राइस दे रखे हैं और 1 kg ऑफ ग्रेप्स के प्राइस जो हैं वो कितने हैं आपके 160 रुपीज़, ओके। दोनों को मिला के जो प्राइस है वो कितने हैं 160 रुपीज़, ओके। और आफ्टर अ मंथ जो कॉस्ट है एप्पल की जो 4 kg की कॉस्ट है और ग्रेप्स की 2 kg की जो कॉस्ट है उनको मिला के कितने रुपीज़ हैं 300। तो आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एप्पल एंड ग्रेप्स के जो क्वांटिटी है या उनके जो प्राइस है वो टोटल प्राइस आपको गिवन है। तो आपको सबसे पहले 2 kg एप्पल्स के प्राइस निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, 1 kg एप्पल के प्राइस निकालने होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं क्योंकि एप्पल और ग्रेप्स यहाँ पे भी 2 अननोन क्वांटिटी है जिनके आपको प्राइस को यूज़ करके इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, एप्पल के प्राइस को ले लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू एक्स। हमने 1 kg का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो एप्पल्स हैं वो 2 kg हैं और यहाँ पे जो एप्पल्स हैं वो 4 kg हैं। तो अगर हम 1 लेंगे तो हम 2 kg के भी निकाल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। 1 kg का प्राइस पता है तो 4 kg के भी निकाल सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके। सेम ग्रेप्स के लिए भी हम क्या ले लेते हैं, प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स हमने माना ₹y, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स की प्राइस जो है वो कितने हैं 160 रुपीज़। एप्पल एंड ग्रेप्स के प्राइस दे रखे हैं 160 रुपीज़। तो एप्पल कितने लिए हैं आपने, 1 kg एप्पल अगर x रुपीज़ के हैं तो 2 kg एप्पल्स कितने हो जाएंगे 2x रुपीज़ के। 1 kg ग्रेप्स का प्राइस y रुपीज़ है, तो लेने भी कितने हैं उसने 1 kg ही लिए हैं। तो दोनों को मिला के जो उसके पैसे खर्च हुए हैं वो कितने हुए हैं 160, ओके। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आफ्टर अ मंथ, अब देखो जब एज की बात होती है तो आफ्टर अ ईयर आफ्टर अ मंथ मायने रखता है। क्यों, क्योंकि एज क्या है आपकी टाइम के साथ बढ़ रही है। लेकिन हमने जो
लेट किया है, रुपीज़ जो हमने लेट किए हैं, तो रुपीज़ जो है वो आपके एप्पल की जो प्राइस है वो टाइम के साथ में ऐड नहीं होते हैं। 1 kg का प्राइस आपका जो है वो ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मंथ्स के अकॉर्डिंग वो बढ़ नहीं रहा है, वैसे होता है कि आपका वो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे एज बढ़ रही है, ठीक है। तो उसमें एज में कंडीशन लगाने के लिए अगर आपने x लिया है तो 5 ईयर्स बाद वो x+5 हो जाएगी, लेकिन प्राइस का ऐसा नहीं होता है कि 5 ईयर्स बाद वो x+5 ही होगा, ओके। उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो आफ्टर अ मंथ इसके लिए मायने नहीं रखता है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹300, ठीक है। तो सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो 4 kg एप्पल्स हैं, यानी 1 kg एप्पल का क्या है x है, तो 4 kg का क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स लिए हैं, तो 1 kg का प्राइस कितना है y, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2y। इन दोनों को मिला के जो पैसे खर्च हुए हैं वो कितने हैं ₹300, ओके। ये क्या बन जाएगी आपकी सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यूज़ आएंगी तो उससे हम ये टेबल बनाएंगे। तो x की अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ वैल्यूज़ रखी हैं, लाइक x अगर हम 50 रखेंगे तो y क्या आएगा आपका 60 आएगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं। तो ग्राफ क्या बनेगा आपका सेम ही बनेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप यही वैल्यू लें। तो x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में 50 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 60। सेम x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 60 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 40। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 50,60 एंड 60,40। मीन्स अगर हम इस लाइन को ग्राफिकली ड्रॉ करें तो x की वैल्यू अगर 50 है, x की वैल्यू अगर 50 है तो y की वैल्यू क्या है 60। y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 60, ये हो जाएगा आपका 50,60 फर्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट अगर x की वैल्यू आपकी 60 है तो y की वैल्यू क्या है आपकी 40, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे लगभग 60,40, ठीक है। 2 पॉइंट्स मिल गए, इनसे आपकी एक लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, ओके। इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपकी ये लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। नाउ फॉर इक्वेशन 2 सेम हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे। x की अगर वैल्यू हम इस इक्वेशन में 70 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 10। इस x की वैल्यू अगर हमने 70 रखी तो y की वैल्यू आई आपकी 10, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा 70,10 को। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 80 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हमने 80 रखी तो y की वैल्यू आई -10, यानी वो पॉइंट जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका पॉइंट 80, -10। 2 पॉइंट्स मिल गए, आप इनको मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अब देखना इसमें अगर इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, इस वाली लाइन को भी आगे बढ़ा दिया जाए तो ये दोनों लाइन जो हैं वो आपकी पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मीन्स क्या होगा, देखो x एंड y की वैल्यू जो हम रखते हैं वो क्या होता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि x एंड y की वैल्यू रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, या हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। तो जिन x एंड y की वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उसको हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मीन्स x एंड y की आपकी यही वैल्यू इस इक्वेशन के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए x एंड y के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले। x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग इस ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं जिसमें से हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए, यानी इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन थे। सेम सेकेंड केस में भी यही था, x की अगर हम रियल नंबर पे कोई भी वैल्यू रखें उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू आएगी। मतलब बहुत सारे इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन थे y के भी, ओके। लेकिन जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को या दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि x एंड y की सिर्फ वो वैल्यूज़ जो दोनों के लिए कॉमन हो। मतलब
एक्स एंड वाई की वैल्यू इसके लिए भी बहुत सारी पॉसिबल हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू इसके लिए भी बहुत सारी पॉसिबल हैं। इनमें से कोई ऐसी वैल्यू होगी जो क्या होगी, दोनों के लिए कॉमन होगी। तो वो कॉमन वैल्यू क्या होती है ग्राफिकली, जैसे आपके फर्स्ट केस में था कि जब दोनों लाइनें क्या कर रही थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही थी। फर्स्ट केस में इस तरीके का ग्राफ बन रहा था, तो वो क्या कर रही थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। मीन्स इस वाली लाइन के भी बहुत सारी वैल्यू थी एक्स एंड वाई की, इस वाली लाइन के लिए भी बहुत सारी वैल्यू थी एक्स एंड वाई की, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पे ये लाइन क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। आप उनको आगे पीछे मिला के देखेंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज़ हैं जो दोनों ही लाइन में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम के लिए एक्स एंड वाई का क्या था, 1 सोल्यूशन था। 1 सोल्यूशन मतलब एक्स एंड वाई की सिर्फ 1 वैल्यू ऐसी हैं जो दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी। सेकेंड केस जब हमने देखा था तो उसमें जो ग्राफ बन रहा था वो कुछ इस तरीके का बन रहा था कि वो लाइन क्या कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 के केस में ग्राफ था। इसका क्या मतलब था कि फर्स्ट लाइन के लिए भी एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, सेकेंड लाइन के लिए भी एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड मतलब वो सारी वैल्यू जो एक्स पे लाई कर रही हैं वो वाई पे भी करेंगी, वो सारी वैल्यूज़ जो दूसरी वाली एक्सिस एक लाइन पे लाई कर रही हैं वो दूसरी वाली लाइन पे भी लाई करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा क्या देंगी, सेम पॉइंट देंगी। ये लाइन हर पॉइंट पे क्या देंगी, सेम पॉइंट देंगी। यानी इसके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे। और बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स का मतलब ये है कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। ओके, अब थर्ड केस में देखते हैं कि थर्ड केस में जो आपकी लाइन बनी है ये पैरेलल बनी है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं इस लाइन पर, सेम इस वाली लाइन पे भी एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। देखो एक्स की आप जहाँ जहाँ पे ये लाइन जा रही है उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू देखें तो वाई की आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती रहेंगी, जिसमें से हमने सिर्फ 2 ली हैं। तो ये दोनों लाइनें क्या हैं, अलग अलग इनकी एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी कट नहीं कर रही हैं। कभी कट नहीं कर रही हैं मीन्स इन दोनों के बीच में एक्स एंड वाई की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ओके, और जब इन दोनों के बीच में कोई भी एक्स एंड वाई की वैल्यू कॉमन नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको इसीलिए दिए गए थे क्योंकि आपको डिफरेंट आप इक्वेशन से और उनके ग्राफ से अवेयर हो सके, और आप जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो वो इसी 3 टाइप के इक्वेशन आएंगे। अगर आप 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके 3 ही केस पॉसिबल होंगे, या तो वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, या फिर क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने सोल्यूशन आएंगे, 1 सोल्यूशन। जब वो एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी तो कितने आएंगे आपके, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। और अगर आपकी वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो वो कितने आएंगे आपके, इसका नो सोल्यूशन आएगा। तो इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।